नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओशियन बायोम यानी सागरीय बायोम रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्रासलैंड पढ़ा था, ग्रासलैंड बायोम पढ़ा था। जैसे हमने स्टेपी पिएरी वगैरह का जिक्र किया था, सवाना घास का भी जिक्र किया था। उन्हें एक बार फिर रिवीजन कर लेना क्योंकि भी एग्जाम में कई दफा आए। और आगे हम पढ़ेंगे ओशियन बायोम पे, ओशियन बायोम, ओशियन बायोम्स। ठीक है, ओशियन बायोम्स वह होता है जहां पर समुद्र का तापमान लगभग 0 से 30 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 0 से 30 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। वे किसके अंतर्गत आते हैं? ओशियन के अंतर्गत। लेकिन इसमें समुद्री जीव, जल, CO2 और O2 प्रमुख भागीदारी निभाते हैं, प्रमुख भागीदारी निभाते हैं, यानी कि इनका होना जरूरी है। इसके बाद में ओशियन बायोम में दो प्रकार के उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, और दूसरा प्रकार होता है जो कि दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार के जो जीव हैं उन्हें समुद्र के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन ये होगा फर्स्ट। दूसरा जूप्लैंक्टन, दूसरा क्या है? जूप्लैंक्टन। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा जूप्लैंक्टन। दो प्रकार के हो गए। जो फाइटोप्लैंक्टन है वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि इन्हें क्या कहा गया? एक प्रकार से पादप। इन्हें क्या कहा गया? पादप। जबकि इन्हें क्या कहा गया? प्राणी प्लैंक्टन। इन्हें क्या कहा गया? प्राणी प्लैंक्टन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे में आते हैं वैसे पादप भी आते हैं। जूप्लैंक्टन प्राणी प्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो किन पर निर्भर रहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहते हैं, यानी कि भोजन को ग्रहण करने के रूप में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर रहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर रहते हैं। ओशियन बायोम को मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। यह तो थे उत्पादक के आधार पर 2 प्रकार, फिर इसे 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? खुला बायोम, यानी कहां पर? समुद्र में। उसके बाद में जो सेकंड आता है इसमें परवाल भित्ति, परवाल भित्ति, यानी कि इसे किस में रख सकते हैं? कोरल रीफ, कोरल रीफ। और इसे ओपन बायोम, ओपन बायोम हो गया। इसके बाद में जो इसका थर्ड रूप आता है वो आता है तटीय बायोम, और अंतिम आता है बैरियर आइसलैंड, यानी बैरियर द्वीप। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है आपका? ये 4 ओशियन बायोम्स के भाग है। ओपन बायोम होगा, कोरल रीफ होगा यानी कि खुला बायोम, परवाल भित्ति, तटीय बायोम और बैरियर द्वीप। ये क्या है? ये 4 प्रकार से पाए जाते हैं, यानी 4 प्रमुख भाग है इसके जहां पर ये पाए जाते हैं। इन्हें नोट कर लेना कि ओपन बायोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जबकि उपभोक्ता के आधार पर कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन से थे? फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो गए। अब ये समुद्र में कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं वो देख लेते हैं।
ये क्या है, सरफेस है, यानी कि एक प्रकार से इसे क्या कह सकते हैं, तटीय भाग मान के चलते हैं जहां पर समुद्र का आसपास का क्षेत्र है, सरफेस जहां पर हम यानी मानव स्थित रहता है। तो समुद्र के इस वाले भाग से नीचे को इस प्रकार से क्या चलता है, मगन तट, मगन तट वाला भाग चलता है। उसके बाद में फिर ऐसे जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं मगन ढाल, इसे क्या कहते हैं, मगन ढाल। मगन तट पर सबसे ज्यादा मत्स्य पालन होता है और मगन तट और मगन ढाल के आसपास ही परवाल यानी कोरल रीफ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, यानी कि 200 सेंटीमीटर तक की गहराई में। क्योंकि 200 सेंटीमीटर तक की गहराई क्यों कहा गया है, कारण क्या है, क्योंकि सूर्य की किरणें समुद्र में 200 सेंटीमीटर की गहराई तक ही पहुंचती है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य की किरणें समुद्र में कितनी गहराई तक जाती है, लगभग 200 सेंटीमीटर की गहराई तक जाती है, सॉरी 200 मीटर तक। 200 मीटर की गहराई तक जाती है, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है, कितने 200 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती है। तो ये क्या हो गया आपके मगन ढाल और मगन तट, इसके आसपास ही क्या पाए जाते हैं, सारे प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। जबकि अवसाद वगैरह के क्षेत्र इससे भी नीचे तक चले जाते हैं जहां पर अवसाद होते हैं, लेकिन वहां पर जीवों की जो संख्या है वो कम है कंपेयर टू किसके, मगन तट और मगन ढाल के। और सबसे प्रमुख कहां पर पाए जाते हैं, मगन तट पर पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं ओपन बायोम। ओपन बायोम यानी खुला बायोम, यानी क्या है, खुला बायोम। तो ये खुला बायोम, इस खुले बायोम को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो प्लेक्टन, दूसरा नेक्टन और तीसरा बेंथस। तीसरा क्या है, बेंथस। इंग्लिश में नाम यही है इसके, लिख लेना अपने अनुसार, प्लेक्टन, नेक्टन और बेंथस। प्लेक्टन क्या होते हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था फाइटोप्लेक्टन, जूप्लेक्टन, वे क्या है, प्लेक्टन के अंतर्गत आते हैं। वे किसके अंतर्गत आते हैं, प्लेक्टन के अंतर्गत। यानी कि ये जो समुद्र है उसके सबसे प्राथमिक रूप है, जो समुद्र है उसके सबसे प्राथमिक रूप में इन्हें जाना जाता है। फाइटोप्लेक्टन का मैंने बता दिया, पादप होते हैं और वे सबसे पहले उत्पादक होते हैं, यानी कि जो उत्पादन करने वाले होते हैं। जबकि जूप्लेक्टन उन्हीं के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, ये किसके क्षेत्र है, ये प्लेक्टन वाले क्षेत्र है। यानी कि इनसे जो जूप्लेक्टन है वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह से। उसके बाद में नेक्टन वे वाले क्षेत्र पड़ता है जहां पर रीढ़ वाले जीव पाए जाते हैं, जहां पर कौन से, रीढ़ वाले जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेक्टन कहते हैं। ये समुद्र के मगन ढाल और मगन तट के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों के मध्य वाले क्षेत्र में, कौन से, नेक्टन प्रकार के। जबकि बेंथस प्रकार के जीव समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और इनकी प्रतिशतता लगभग 16% है। इनकी प्रतिशतता कितनी है, लगभग 16% है, ठीक है, किनकी है, बेंथस की है। जैसे नेक्टन की बात करूं तो नेक्टन में वे जीव आते हैं, जैसे आपने किसका, जो आपके व्हेल मछली है और आपकी जो डॉल्फिन वगैरह मछली है, वो नेक्टन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। वो आपकी कहां पर पाई जाती है, नेक्टन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं परवाल भित्ति। किसकी बात करते हैं, परवाल भित्ति की। मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने उस पर भी लिख लेना कॉपी में, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस वाले भाग में से यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। परवाल भित्ति, परवाल भित्ति को तापमान कितना चाहिए, लगभग 20 से 21 सेल्सियस तक, 20 से 21 सेल्सियस तक का क्या चाहिए, तापमान चाहिए, इतना होना चाहिए। इससे अधिक भी हानिकारक है, इससे कम भी हानिकारक है, ठीक है। इसके बाद में इस वाले क्षेत्र में क्या आनी चाहिए, धूप जरूर आनी चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए।
किस वाले क्षेत्र में? जहां पर आपकी परवाल भित्ति पाई जाती है, उस वाले क्षेत्र में जरूर से जरूर क्या आनी चाहिए? आपकी सूर्य के प्रकाश आने चाहिए। अवसाद की मात्रा कम होनी चाहिए, जो अवसाद वगैरह है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे नदी अपना जल समुद्र में डालती है तो उस क्षेत्र में परवाल भित्ति कम मात्रा में होगी। कारण क्या होता है? क्योंकि नदियां बहुत सारा अवसाद लेकर जाती है, जिससे जो परवाल के मुख होते हैं वे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और जिससे उनकी व्युत्पत्ति, उनका उत्पन्न होना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस कारण से जहां पर अवसाद होंगे वहां पर परवाल नहीं पाए जाने के, यानी कि साफ वगैरह होनी चाहिए, जो वातावरण है वो परवाल के अनुकूलित होना चाहिए। तो 20 से 21 सेल्सियस का क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए उस वाले क्षेत्र में। दूसरी कंडीशन, सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए और 200 मीटर से कम गहराई होनी चाहिए, यानी कि 200 मीटर से अधिक होगी तब भी परवाल नहीं हो पाएंगे। तो कम गहराई पर क्या मिलते हैं? परवाल मिलते हैं, सीधा सा तात्पर्य है। परवाल एक रूप से कठोर रूप में होते हैं, यानी कि जो उनकी आवर्त होता है, बाह्य आवर्त, जो एक्सटर्नल आवर्त होता है उसका, वो कैसा होता है? कठोर होता है, जैसे पत्थर के समान एक प्रकार से। तो उसमें से जो आपके अंगूठी के नग वगैरह है वे भी निकलते हैं। भारत में भी इस प्रकार के परवाल पाए जाते हैं, किंतु हम अभी विश्व की और भारत की दोनों की कंपेयर करेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा परवाल, सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहां पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किसमें पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ी परवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी जगह पर? अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये वाला क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस वाले भाग में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर लिख रहा है वृत्त बेरियर सेल भित्ति, यानी कि सेवाल भित्ति। तो इस वाले क्षेत्र में ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र। और एक इसके पास में इधर आपका जो पड़ेगा पापुआ न्यू गिनी द्वीप पड़ता है, और उसके जस्ट साउथ में, उसके पापुआ न्यू गिनी के जस्ट साउथ में क्या पड़ता है? वृत्त बेरियर रीफ, यानी कि सबसे बड़ी विश्व की परवाल भित्ति कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इतना याद रखना है, सिंपल सी लैंग्वेज यही है कि अगर क्वेश्चन आता है विश्व में सबसे बड़ी परवाल कहां पर है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ी परवाल है। ये हुआ। इसके बाद में, इसके उपरांत आते हैं हम, जो नेक्स्ट पोजीशन आती है कि अन्य कहां पर भी ये परवाल भित्ति पाई जाती है। अन्य किस किस क्षेत्र में ये परवाल भित्ति पाई जाती है? आपने ये वाला क्षेत्र सुना होगा, ये कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का साउथ वाला क्षेत्र, यानी दक्षिणी भाग। इस वाले भाग में जो ये वाला भाग है ये पड़ता है मेक्सिको का, और इस वाले क्षेत्र में क्या आता है? हरिकेन नामक तूफान आता है। हरिकेन का नाम सुना होगा, हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास आते तक में, तो इस वाले क्षेत्र में हरिकेन नामक तूफान का नाम सुना होगा, तो वो आता है। तो इस कारण इस क्षेत्र में हरिकेन नामक तूफान के कारण कोरल रीफ का काफी मात्रा में नुकसान होता है, चक्रवात के द्वारा या तूफान वगैरह के जो समुद्री तूफान आते हैं उनके द्वारा। दूसरा, अवसादों के द्वारा भी इनका क्या होता है? काफी मात्रा में हानि होती है। मानव के द्वारा भी काफी मात्रा में हानि होती है, लेकिन ये इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में कोरल रीफ पाई जाती है। अब ये वाला क्षेत्र जो है किसका है? भारत का क्षेत्र है। तो भारत में एक मैप बना लेते हैं इंडिया का, छोटा सा, इसे देख लेना। एक मैप बना लेते हैं इंडिया का। यहां पर पड़ता है आपका कच्छ का रण। एक तो सबसे जगह होगी कच्छ का रण, यहां पर परवाल पाई जाती है, लेकिन भारत में सबसे कम। यह भी याद रखना है, सबसे कम कहां पर पाई जाती है? कच्छ के रण में। अगर क्वेश्चन आता है भारत में सबसे कम परवाल कहां पर पाई जाती है? कच्छ के रण में। फिर आता है यहां पर इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में, मन्नार की खाड़ी। इस वाले क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, जहां पर जल संधि होती है किसकी? भारत और श्रीलंका के, उस वाले क्षेत्र में ये वाला पॉइंट पड़ता है मन्नार की खाड़ी। इसके बाद में आपका जो ये वाला क्षेत्र है, सॉरी, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में क्या मिलता है? आपका परवाल मिलता है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप है वो किस पर स्थित है? परवाल पर स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप होगा,
कचकरण होगा, मन्नार की खाड़ी। और अंतिम बात करते हैं हम अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भारत की, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भारत की। ठीक है, अगर क्वेश्चन सबसे कम कहां पर थी, कचकरण में, जबकि सबसे ज्यादा कहां पर है, अंडमान निकोबार में सबसे क्या है, ज्यादा है, यानी सबसे बड़ी है। लक्षद्वीप पूरा किस पे, प्रवाल पे, और मन्नार के खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ये क्या है, 4 स्थान है प्रमुख जहां पर भारत में क्या पाई जाती है, प्रवाल भित्ति। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, जहां पर हरिकेन नामक तूफान आता है मैक्सिको की खाड़ी के आसपास में, वहां पर भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन हमें भारत का और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। आज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका समुद्र में ऑक्सीजन में भी कहीं ना कहीं उपयोग है। समुद्र में जो ऑक्सीजन होता है हमारा, उसमें भी ये काफी मात्रा में उपयोगी साबित हुई है। तो ऑक्सीजन के निर्माण में भी ये क्या है, काफी लाभदायक है। क्योंकि मानव भी कहां पर, क्या कहा गया था जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कि मानव पहले कहां पर रहता था, जो रीढ़ वाले जीव है समुद्र में, तो समुद्र से बाहर आया तो उसे वहां पर बाहर भी ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई। लेकिन सबसे पहले कहां पर मिलती थी, समुद्र के अंदर, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे जीव रहते हैं और सभी को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये 2 आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे। जबकि तटीय वाला और बैरियर आइसलैंड, तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जो समुद्र का तट वाला भाग होता है, उस वाले भाग में भी क्या मिलती है आपके, कोरल रीफ मिलती है। क्या मिलती है, कोरल रीफ मिलती है। इसी कोरल रीफ में पेट्रोलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम की खोज, जैसे बॉम्बे हाई, क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम की खोज की जा रही है। वियतनाम के आसपास पेट्रोलियम की खोज की जा रही है, वियतनाम और भारत के सहयोग से। तो ये क्या है, कोरल रीफ है जहां पर पेट्रोलियम का भी उत्पादन हुआ है। मानव के कारण इनका काफी मात्रा में नुकसान हुआ है, यानी कि मछली पकड़ने की जो स्थिति है, उसमें जो मछली पकड़ने की विधि है वो सही से नहीं आने के कारण उसमें भी कोरल रीफ का नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, नुकसान के बाद। अब आता है जो तटीय वाला भाग है, तटीय भाग में भी इस प्रकार की जो स्थिति है हमें देखने को मिलती है, यानी कि कुछ जीव पाए जाते हैं। और वैसे ही बैरियर आइसलैंड, यानी कि बैरियर के आसपास, यानी कि जो द्वीप होते हैं, जो द्वीप है उसके चारों ओर, जैसे पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में बहुत सारे ऐसे द्वीप है जहां पर इस प्रकार की प्रवाल पाई जाती है। तो वे कम आई एग्जाम में से, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा था आपका, कोरल रीफ का था। कल हम आर्द्र भूमि पढ़ेंगे, वेटलैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, आर्द्र भूमि के बारे में आपको पढ़ के आना है। भारत में कहां कहां पर आर्द्र भूमि पाई जाती है, भारत के कितने क्षेत्र आर्द्र भूमि में आते हैं, और रामसर संधि पर भारत ने कब अपने हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि कहाँ है और कहां से इसका प्रारंभ हुआ है, ये आपको देखना है आपके एग्जाम में। जब भी आपको टाइम लगे तभी आपको पढ़ लेना है। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।